हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएम एकेडमी। मैं हूं शशांक लखेरा। तो आज की डेट है 4 जुलाई 2022। इंडियन एक्सप्रेस में जो जो एडिटोरियल पब्लिश हुए हैं उनको हम देखेंगे। आज का जो एडिटोरियल है वो बहुत ज़्यादा जो है लेट हो गया है, लेकिन मैं जो है कोशिश करूंगा कि टाइम पे जो है आप एडिटोरियल आपके लिए लेके आ जाऊं। और देखो, अगर एक दिन जो है एडिटोरियल यहाँ पे नहीं आता तो इसका मतलब ये नहीं है कि एडिटोरियल नहीं आएगा। शाम तक जो है एडिटोरियल बिल्कुल मैं यहाँ पे लेके आ जाऊंगा, और नहीं होगा तो दूसरे दिन जो है हम उन सब टॉपिक्स को बिल्कुल यहाँ पे कवर करेंगे। लेकिन मेरी कोशिश जो है यही रहती है कि डेली जो है आपको एनालिसिस मिल जाए। और देखो, मैं आपको एक चीज़ बता दे रहा हूँ, मैं एनालिटिक्स में देखता हूँ कई सारे लोग जो है यहाँ पे वीडियो को देखते तो हैं, लाइक नहीं करते, तो लाइक भी कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। इसके अलावा एनालिसिस डेली देखा करो। अगर कल पे छोड़ दोगे तो बिल्कुल जो है आप कभी भी जो है सफल नहीं हो पाओगे। तो भाई, इंडियन एक्सप्रेस अगर आप दोगे तो कुछ इस तरीके का आज आपको देखने को मिलेगा। तो मेनली यहाँ पे हुआ क्या है कि भाई, जो नार्वेकर है वो जो है यहाँ पे बन गए हैं स्पीकर। ठीक है, तो राहुल नार्वेकर जो है ये महाराष्ट्र असेंबली के स्पीकर बने हैं, ये आप देख सकते हो। और शिंदे जो है ये चीफ मिनिस्टर है यहाँ के, इन्होंने जो है प्रोटेस्ट को भी यहाँ पे पास कर लिया। मेनली इनको जो है यहाँ पे बहुमत साबित करना होता है कि हाँ भाई, हमारे साथ इतने विधायक हैं तो हम जो है यहाँ पे अब अपनी सरकार जो है प्रॉपरली यहाँ पे चला पाएंगे। चीफ मिनिस्टर है एकनाथ शिंदे, और जो डेविड फडणवीस है वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर यहाँ पे बने हुए। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि जम्मू कश्मीर में विलेजर्स को जो है कैप्चर किया गया। तो विलेजर्स ने यहाँ पे एलईटी मतलब लश्कर ए तैयबा के मिलिटेंट्स को जो है यहाँ पे कैप्चर किया, और इनमें से एक जो है एक्स बीजेपी मैन है, मतलब भारतीय जनता पार्टी का क्या है, ये एक कार्यकर्ता है। अब देखो यहाँ पे होता है क्या है, कई लोग यहाँ पे ये बोलेंगे कि जो टेररिस्ट हैं उनका जो लिंक है यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी से है। देखो, एक्चुअली में यहाँ पे होता क्या है कि अगर आपको किसी पॉलिटिकल पार्टी की सदस्यता लेना है तो आप जो है उनके यहाँ पे वेबसाइट पे जाओगे और वहाँ पे जो है आप अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करोगे, और आप जो है यहाँ पे मेंबर बन जाओगे, बीजेपी या कांग्रेस जो भी पार्टी के आपको बनना है वहाँ पे। और देखो, आज के समय ये जो टॉपिक है ये पूरा मीडिया जो है कवर कर रहा है। उसका रीज़न ये है कि प्रेजेंटली बीजेपी जो है एक मतलब लार्जेस्ट रूलिंग पार्टी आपको देखने को मिलेगी। मतलब आज के समय अगर आप देखोगे तो बीजेपी सबसे लार्जेस्ट पार्टी है, पावर में भी है। ठीक है, कई राज्यों में उनकी सरकार भी है, केंद्र में भी उनकी सरकार है। तो प्रेजेंटली जो है ये जो मुद्दा है काफ़ी हद तक जो है डिस्कस किया जा रहा है। ठीक है, तो मेनली यहाँ पे अगर आप देखोगे तो होता क्या है कि अगर आपको मेंबरशिप लेना है तो आप इजीली जो है यहाँ पे मेंबरशिप ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे इन चीज़ों को जो है रेगुलेट करना चाहिए, जिससे जो है इजीली कोई भी जो है यहाँ पे मेंबरशिप ना ले पाए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की। आगे बढ़ते हैं तो भाई, महाभारत का जो इंग्लिश और फ्रेंच भाषा में जो यहाँ पे और भी मूवीज़ यहाँ पे बनाई गई, मतलब इनको और भी जगह यहाँ पे दिखाया गया, दूसरे देशों तक यहाँ पे पहुँचाया गया। तो ये जो पीटर ब्रुक थे उन्होंने जो है डायरेक्ट किया था। ये एक लेजेंडरी थिएटर डायरेक्टर थे और इनका जो है निधन हो गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, तो पीटर ब्रुक कहाँ के थे, तो ये बेसिकली इंग्लैंड में इनका बर्थ हुआ था, और इनके जो मदर फादर है वो रशियन थे, और इनकी डेथ जो है वो फ्रांस में हुई है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और इन्होंने जो है महाभारत जो प्ले था उसको अलग अलग भाषाओं में, फ्रांस में भी यहाँ पे फ्रेंच भाषा में पहुँचाया, इंग्लिश में जो है यहाँ पे इंग्लैंड में उन्होंने जो है लोगों को यहाँ पे इस पे दिखाया कि ऐसी ऐसी जो है चीज़ें हैं, ऐसी ऐसी जो बेसिकली इसमें चीज़ें बताई गई हैं। ठीक है, तो इसमें 21 एक्टर्स थे, 16 कंट्रीज़ में जो है यहाँ पे 16 कंट्रीज से जो है एक्टर्स यहाँ पे लिए गए थे। तो ब्रुक जो है काफ़ी फेमस निर्देशक रहे हैं, थिएटर डायरेक्टर थे ये पीटर ब्रुक। तो इनकी जो है डेथ हो गई। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट एडिटोरियल सेक्शन पे अगर हम देखते हैं तो न्यू एनर्जी डिसऑर्डर। अब हो क्या रहा है कि यूक्रेन वॉर की वजह से जो पुराना ऑर्डर है वो पूरी तरीके से यहाँ पे डिसरप्ट हो गया। अब हो क्या रहा है कि भाई, जिस तरीके के पहले यहाँ पे सप्लाई चेन चलती थी, ठीक है, यूक्रेन वॉर के पहले, मतलब तो यूक्रेन वॉर के पहले जिस तरीके से यहाँ पे सप्लाई चेन चला करती थी वो सप्लाई चेन पूरी तरीके से यहाँ पे कोलैप्स हो चुकी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि भारत की सरकार को एक जो नई अप्रोच है उसको जो है यहाँ पे लाना चाहिए, जिससे हम जो है जो हमारी डिमांड्स हैं उनको जो है हम पूरा करवा सके। मतलब उनको जो है हम देश भर में जो है पूरी जो चीज़ों की सप्लाई है वो यहाँ पे दे पाएँ। हम जो है आज के समय जो प्रेजेंट पॉलिसी पे हम वर्क कर रहे हैं वो जो है बिल्कुल हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, और इससे भारत को जो है काफ़ी नुकसान भी हो रहा है, और प्राइसेस भी जो है दुनिया भर में आपको बढ़ते हुए नज़र आएंगे। ठीक है, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो है वीट शिपमेंट पे बैन लगाया गया। इसके अलावा 15% जो ड्यूटी है गोल्ड इंपोर्ट्स पे लगाई गई। ठीक है, फ्यूल एक्सपोर्ट्स पे यहाँ पे बनाई गई। तो बेसिकली यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि ये सब जो आप डिसीजन ले रहे हो ना, सरकार ये सब डिसीजन ले रही है, इससे
होगा क्या कि लॉन्ग टर्म जो है बेसिकली वही जो है हमको इससे जो है कुछ प्रॉफिट होगा। लॉन्ग टर्म में हमको जो है यहाँ पे कोई भी प्रॉफिट नहीं मिलने वाला। तो ये जो है थोड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको भी जो है हम यहाँ पे डिस्कस जो है करेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे द वे बैकवर्ड। तो तालिबान यहाँ पे ये चाहता है कि भैया हमको जो है इंटरनेशनल रिकॉग्निशन दो। जो देश है वो यहाँ पे ये मानो कि तालिबान जो है एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ठीक है, बल्कि ये जो है एक सबसे अच्छी पॉलिटिकल पार्टी है। ये जो है अफगानिस्तान में बहुत अच्छे से रूल करेगी, ये मानना तालिबान का है। वहीं अगर अब बात करें तो वर्ल्ड क्या बोलता है, वर्ल्ड यहाँ पे ये बोलता है कि तालिबान जो है बकवास है, तालिबान जो है सिर्फ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। तालिबान के दोस्त भी अगर आप देखोगे तो लश्कर ए तैयबा इनके दोस्त हैं, इसके अलावा जो जैश ए मोहम्मद है वो सब इनके यहाँ पे दोस्त हैं। तो किस तरीके से, किस बिना पे हम जो है आपको इंटरनेशनल रिकॉग्निशन प्रोवाइड कर दें, तो इसी चीज़ को जो है यहाँ पे बताया जा रहा है। और ये भी बोला गया कि अगर मान लो इन केस अगर तालिबान को यहाँ पे प्रॉपर रिकॉग्निशन मिल भी जाता है तो उससे क्या फ़ायदा होगा। अगर आप दुनिया भर में देखोगे, मतलब मेनली अगर अफगानिस्तान में देखोगे तो यहाँ पे कहीं भी बम ब्लास्ट हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद प्रॉपर जो है लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पे है नहीं, इनको प्रॉपर जो है ऑपरेट करते आता नहीं है। आपने बीच में एक न्यूज़ भी सुनी होगी, उस पर मैंने वीडियो भी बनाया था कि क्या हुआ था कि गलती से इन्होंने 6 करोड़ रुपए जो है किसी यहाँ पे देश को ट्रांसफर कर दिए थे, कजाकिस्तान को यहाँ पे ट्रांसफर कर दिए थे। तो अब इस तरीके से इनकॉम्पिटेंट जो लोग हैं वो अगर कुर्सी पे बैठेंगे तो किस तरीके से जो है देश यहाँ पे चल पाएगा, ठीक है। तो इसको भी जो है हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि तालिबान की एक्सपेक्टेशन क्या है। तो काफ़ी कुछ जो है आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। तो इसके पहले अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप हमारे स्मार्ट कोर्सेज तो कर सकते हो। आपको सिंपली करना क्या होगा, आपको डाउनलोड करना होगा, फिर आपको साइन अप करना होगा। आप 2 वीडियोस लेक्चर देख सकते हो जो डेमो लेक्चर होंगे। फिर आपको प्रोफाइल में जाना है, प्लान को परचेज करना है, कोर्सेज को एंजॉय करना है। एक ही सब्सक्रिप्शन में आप सभी कोर्स फिल कर पाओगे और आप यहाँ पे पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा द mmacademy.in ये हमारी वेबसाइट है, आप वेबसाइट पे भी लॉग इन कर सकते हो। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्लांट जो है ये फुली ऑपरेशनल हो गया है। ये आप देख सकते हो जिस तरीके का ये दिखता है। ये आपको रामागुंडम में देखने को मिलेगा। ये 500 एकड़ में फैला हुआ है और इसकी कैपेसिटी जो है 100 मेगावाट आपको देखने को मिलेगी। तो एनटीपीसी ने जो है इसको डेवलप किया हुआ है। इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्लांट जो है अब ये फुली ऑपरेशनल हो चुका है रामागुंडम तेलंगाना में। ये 100 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर पावर है। और मध्य प्रदेश में भी आपको जो है एक सोलर फ्लोटिंग प्लांट जो है देखने को मिलेगा। और बेसिकली इसको कमीशन किसने किया है, तो नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन एनटीपीसी जिसको कहा जाता है, 1 जुलाई को जो है इसको क्या कर दिया है, कमीशन कर दिया गया है। और इसकी टोटल जो फ्लोटिंग सोलर कैपेसिटी है ये कमर्शियल जो है ऑपरेशन हो चुकी है सदर्न रीजन में और 217 मेगावाट तक जो है ये यहाँ पे अभी जनरेट कर रहा है। एनटीपीसी के हिसाब से एनटीपीसी ने यहाँ पे टारगेट सेट करके रखा हुआ है कि 60 गीगावाट जो है कैपेसिटी होनी चाहिए रिन्यूएबल एनर्जी की और करीब 45% जो है ओवरऑल कैपेसिटी होनी चाहिए जनरेशन में 2032 तक। तो रामागुंडम जो प्लांट है ये करीब 500 एकड़ में फैला हुआ है और इसको बनाने में करीब 423 करोड़ की जो है लागत आई है। और इसमें अगर आप देखोगे तो ये भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स जो लिमिटेड है उसको यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था ना। अब इसका मतलब क्या है, देखो सोलर प्लांट जो है ये बेसिकली ग्राउंड माउंटेड होते हैं, ठीक है। इनको जो है हम यहाँ पे सरफेस और वाटर बॉडीज पे भी जो है यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं और ये फ्लोटिंग फार्म्स में भी जो है यहाँ पे हम जो है इनको जो है इंस्टॉल यहाँ पे कर सकते हैं। हालांकि ये जो है थोड़ी एक्सपेंसिव होते हैं लेकिन इनके एडवांटेजेस भी जो है वो काफ़ी अच्छे देखने को मिलेंगे। अब हो क्या रहा है कि सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इनको जो है लैंड की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। हम जो है इनको फोटोवोल्टिक जो पैनल्स होते हैं उनको यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। ये काफ़ी एफिशिएंट होते हैं, ठीक है। ये वाटर पे भी जो है एफिशिएंट होते हैं और इसके साथ साथ जो है अगर हम इनको ऊपर भी यहाँ पे इंस्टॉल कर देते हैं तो उससे होता क्या है कि उससे जो है काफ़ी हद तक जो टेम्परेचर है वो भी यहाँ पे मेंटेन रहता है। इसके साथ साथ ये जो वाटर एवेपोरेशन है उसको भी जो है यहाँ पे जो है रोक सकते हैं। तो मेनली जो है पानी में अगर हम इसको इंस्टॉल करते हैं तो इससे काफ़ी सारे फायदे जो है हमको देखने को मिलते हैं। और इसके अलावा ये एनवायरमेंट फ्रेंडली भी हैं। सोलर पैनल जो फ्लोटिंग होते हैं वाटर सरफेस पे ये जो है एवेपोरेशन रेट को जो है यहाँ पे रिड्यूस कर देते हैं। इसके अलावा ये जो है वाटर कंजर्वेशन में भी जो हेल्प करते हैं। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये होती है कि इनको बहुत ही कम जगह की ज़रूरत पड़ती है, मिनिमम लैंड रिक्वायरमेंट होती है और प्रॉपरली आप जो है सोलर पैनल्स को इंस्टॉल्ड कर सकते हो, ठीक है। और देखो जिस जगह पे ये इंस्टॉल्ड किया गया है ना ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप पुराना डेटा उठा के देखोगे तो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे ये बताया जाता है रामागुंडम में 32.5 लाख क्यूबिक मीटर्स पर ईयर जो वाटर एवेपोरेशन होता है उसको जो है हम यहाँ पे रोक सकते हैं। इसके अलावा जो वाटर बॉडीज हैं उसको भी जो है यहाँ पे मतलब वाटर बॉडीज का जो एम्बिएंट टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने में जो है जो सोलर पैनल्स है वो यहाँ पे मदद करेंगे। इसके अलावा जो एफिशिएंसी और जनरेशन है वो भी जो है यहाँ पे क्या होगा, वो भी जो है यहाँ पे बढ़ेगी।
वहीं अगर हम कोल कंजप्शंस की बात करें, तो हम करीब 1,65,000 टन का जो कोल है, जो हम कोल कंज़्यूम करते हैं बिजली बनाने में, उसको हम जो है अवॉइड कर सकते हैं। दूसरा, कार्बन डाइऑक्साइड जो एमिशन होता है, वो करीब 2,10,000 टन हर साल होता है। इसको भी जो है हम यहाँ पे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो देखो, कितने सारे फ़ायदे होते हैं सोलर पैनल को इंस्टॉल्ड करने के। तो भाई सबसे पहले तो यहाँ पे तालिबान की बात कर लेते हैं। अब देखो हुआ क्या कि अमेरिका ने जैसे ही यहाँ पे अनाउंस किया कि हम जो है, जो फोर्सेज़ हैं, उनको जो मतलब अमेरिका जो फोर्सेज़ हैं, उनको जो है हम यहाँ पे वापस बुला लेंगे। उसके बाद हुआ क्या कि तालिबान जो है एकदम से खुश हो गया। तालिबान ने जो है कब्ज़ाना शुरू कर दिया, ठीक है? और अफ़गानिस्तान की फोर्सेज़ यहाँ पे लड़ी भी और अशरफ गानी जो है यहाँ पे वहाँ से भाग गए थे। तो उसके बाद हुआ क्या कि अफ़गानिस्तान में तालिबान का रूल जो है काफ़ी बढ़ गया। अब देखो लोग यहाँ पे पहले ही परेशान हैं। अफ़गानिस्तान एक ऐसा देश है जहाँ पे एजुकेशन नहीं है, ठीक है? इसके अलावा प्रॉपर सिस्टम नहीं है, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। अब जब ये सब आपको एक देश में देखने को मिलेगा, तो लोग यहाँ पे कैसे रहेंगे? वहीं अगर आप कंपैरिज़न करो कि हम जिस देश में रहते हैं, डेमोक्रेसी है, हम जिसको चाहे उसको यहाँ पे चुन लेते हैं, ठीक है? अभी इलेक्शंस भी यहाँ पे जो है कई जगहों पे आपको देखने को मिलेंगे। तो वहाँ पे अगर आप देखोगे तो कई लोगों को यहाँ पे हम डेमोक्रेसी के थ्रू जो है यहाँ पे चुनते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई चीज़ गलत है तो हम यहाँ पे बोल भी सकते हैं। अफ़गानिस्तान में ऐसा कुछ भी नहीं है, ना एजुकेशन है, ना कुछ है। ठीक है? अब देखो होता क्या है कि तालिबान आज के समय ये मानता है और तालिबान की जो यहाँ पे सोच रही है वो ये थी पहले कि हम जो है शरिया कानून को लागू करेंगे। अब शरिया लॉ कुछ है नहीं, इंटरप्रिटेशन है कुरान का। कुरान में जो कुछ बातें कही हैं उसको थोड़ा अलग तरीके से घुमा के जो है इन लोगों ने यहाँ पे कह दी। जो कि बिल्कुल गलत है, ठीक है? कुरान में जो लिखा है उसका मतलब कुछ और है और शरिया जो लॉ है, उसका ये लोग जो है मतलब यहाँ पे कुछ और निकालते हैं, ठीक है? तो शरिया लॉ कुछ नहीं है, एक इंटरप्रिटेशन है। अब होता क्या है कि जब तालिबान यहाँ पे आता है पावर में, तो ये कहते हैं पूरी दुनिया से कि भैया हमको जो है इंटरनेशनल रिकॉग्निशन दो। इंटरनेशनल रिकॉग्निशन दो मतलब इसका मतलब ये है कि भैया जो दुनिया के देश है वो मानो कि तालिबान जो है कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, तालिबान जो है एक प्रॉपर सरकार है। अब जब यहाँ पे ये हुआ, तो तालिबान जो है इंटरनेशनली यहाँ पे ये बोलता है कि हमको रिकॉग्निशन दो कि तालिबान जो है अफ़गानिस्तान का एक प्रॉपर लीडर है और इसकी जो है बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस भी हैं। ये यहाँ पे ये कहते हैं कि हम जो है आने वाले समय में मॉडर्नाइज़ करेंगे, लोगों को जो यहाँ पे पावर देंगे। यहाँ पे ये ऐसा कहते हैं, लेकिन करते कुछ नहीं है। अब देखो हुआ क्या रिसेंटली कि जो हैबतुल्ला अख्ज़ुज़ादा है, ये सुप्रीम लीडर है अफ़गानिस्तान तालिबान का। अब ये जो है इसने पहली पब्लिक अपीयरेंस जो है दी हुई है। अब देखो यहाँ पे लोग ये मानते थे कि ये जो है पहले यहाँ पे मर चुका है, ठीक है? कई साल पहले यहाँ पे न्यूज़ भी उड़ी थी कि ये जो है यहाँ पे खत्म हो चुका है। लेकिन अब रिसेंटली इसने क्या किया, एक ट्रिप करी कंधार में। 2 दिन की यहाँ पे मीटिंग हुई तालिबान की, ठीक है? इसमें अगर आप देखोगे तो जो काबुल में जो मीटिंग हुई, यहाँ पे तालिबान को कई सारे जो फैक्शनलिज़्म है, इसके अलावा जो इंटरनल डिवीज़न है, वो यहाँ पे फेस करने पड़ रहे हैं। अब यहाँ पे जो तालिबान है वो डिफ़ॉल्ट मोड में पहुँच गया है। अब यहाँ पे ये लोग ये चाहते हैं कि वुमेन्स को जो है यहाँ पे ये टारगेट कर रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे ये वुमेन्स को जो है टारगेट कर रहे हैं और अब ये क्या कर रहे हैं कि नए-नए रिस्ट्रिक्शन जो है यहाँ पे लेके आ रहे हैं। तो कई सारे रिस्ट्रिक्शन जो है यहाँ पे इम्पोज़ कर रहे हैं। अब लड़कियों के लिए अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कोई भी एक लाइट देखने को नहीं मिल रही, मतलब कोई भी लड़कियों के लिए यहाँ पे होप नहीं है कि लड़कियाँ स्कूल जा पाएँगी या नहीं, ठीक है? इसके अलावा कोई ऐसी एक्सपेक्टेशन भी नहीं है कि आने वाले समय में ये लोगों को प्रॉपर जो है यहाँ पे चीज़ें दे पाएँगे या नहीं, लॉ एंड ऑर्डर होगा या नहीं, ठीक है? शरिया कानून जो है बहुत ही खतरनाक होता है। आपको मैं बता दूँ, अगर आप जैसे शरिया कानून में ये सब लिखा हुआ है कि आप जो है यहाँ पे नेल पेंट्स नहीं लगा सकते। जो लड़कियाँ नेल पेंट्स लगाती हैं ना, सुन रही होंगी मुझे, तो नेल पेंट्स आप नहीं लगा सकते, ये शरिया कानून है। इसके अलावा अगर आप देखोगे आप बिना बुर्का के जो है बाहर नहीं निकल सकते। इसके अलावा अगर आप बुर्का पहन के भी जा रहे हो तो आपके साथ कोई मेल होना चाहिए। मतलब आप अकेले जो है कहीं नहीं जा सकते। ये शरिया कानून जो है इस तरीके का यहाँ पे बोलता है। इस पे मैंने वीडियो भी बनाया। अब हो क्या रहा है यहाँ पे कि जो तालिबान है उसने जो है यहाँ पे रिज़ॉल्यूशन अडॉप्ट किया। यहाँ पे उन्होंने ये कहा कि हम जो है यहाँ पे राइट्स देंगे वुमेन को, इसके अलावा रिलीजियस और मॉडर्न एजुकेशन पे जो है यहाँ पे फ़ोकस करेंगे। इसके अलावा हम जो है यहाँ पे लोगों को जो है यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, मॉडर्न सिस्टम जो है यहाँ पे होगा। मतलब जिस तरीके से डेमोक्रेसी होती है प्रॉपर जो है हम यहाँ पे डेमोक्रेसी देंगे। और लड़कियों को जो है यहाँ पे हम स्कूल भी भेजेंगे, मतलब लड़कियों को प्रॉपरली जो है यहाँ पे स्कूल भेजेंगे। इसके अलावा जो माइनॉरिटीज़ हैं, जो यहाँ पे पश्तून लोग रह रहे हैं, इसके अलावा जो और भी लोग यहाँ पे रह रहे हैं, उनको जो है हम क्या करेंगे, उनको प्रॉपर जो है रिकॉग्निशन देंगे। अब देखो तालिबान का जो रूल है ना, ये एक नॉर्मल अरेंजमेंट बिल्कुल भी नहीं है।
ये एक आर्म्ड ग्रुप है। इसके कई सारे जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो आपको देखने को मिलेंगे। इन्होंने जो है यहाँ पे फोर्सेस के थ्रू पावर ले लिया, मतलब एक मतलब गुंडागर्दी के तरीके से इन्होंने जो है यहाँ पे पावर ले लिया अफगानिस्तान में। लेकिन यहाँ पे यही बताया जाता है कि मान लो अगर तालिबान को रिकग्निशन मिल भी गया, लेकिन उसके बाद जो यहाँ पे पश्तून्स लोग हैं, मतलब जो नॉन पश्तून्स लोग हैं, नॉन सुन्नी माइनॉरिटी है अफगानिस्तान में, इन सब का क्या होगा? क्या इनको जो है अफगानिस्तान यहाँ पे रिकॉग्नाइज करेगा? अगर इनको इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिल गया तो ये जो है लोगों को यहाँ पे मारना भी शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा इनके अगर आप दोस्त देखोगे तो इनके दोस्त कैसे हैं? अलकायदा है, ठीक है ना? इसके अलावा कई सारे क्रॉस बॉर्डर टेरर ग्रुप जैसे लश्कर ए तैयबा है, जैश ए मोहम्मद है, ये सब जो है इनके यहाँ पे दोस्त हैं। तो किस बिना पे जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जो इंटरनेशनल देश है, बाकी के देश है, वो यहाँ पे इनको रिकॉग्निशन दे दे कि हाँ, तालिबान जो है अब यहाँ पे सुधर चुका है और तालिबान जो है प्रॉपर यहाँ पे रूल करेगा। तो देखो यहाँ पे ये यही चाहते हैं कि हमको जो है इंटरनेशनल यहाँ पे रिकॉग्निशन मिले। और इसका दूसरा रीज़न ये भी है कि आपको पता होगा रिसेंटली एक बहुत ही मेजर जो है अर्थक्वेक यहाँ पे देखा गया, डिवास्टिंग अर्थक्वेक हुआ। इसकी वजह से लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन हुए। इसके बाद तालिबान ने जो है यहाँ पे दुनिया की तरफ जो है ये भागने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब अब क्या होगा, जब तालिबान को यहाँ पे इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिल ही नहीं रहा, तो तालिबान की यहाँ पे मदद कौन करेगा? मतलब अफगानिस्तान में मदद कौन करेगा? ठीक है? तो इसीलिए ये चाहते हैं कि इंटरनेशनली जो है इनको यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया जाए, जिससे होगा ये कि इनको ह्यूमैनिटेरियन एड जो है यहाँ पे प्रोवाइड होगी, जिस तरीके का नेचुरल डिजास्टर आया है, ठीक है? तो यही चीज़ जो है यहाँ पे बताई गई है। अब देखो यहाँ पे हो ये रहा है कि भारत ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप लिया। भारत ने एक तो अपनी एम्बेसी को जो है रीओपन किया काबुल में, और इंडिया ने जो अपनी एम्बेसी ओपन की है वो बेसिकली इसलिए यहाँ पे की है कि जो अफगानिस्तान की वुमेन्स हैं उनके जो राइट्स हैं उनके लिए यहाँ पे लड़ पाएँ, ठीक है? मेनली देखो आज के समय हो क्या रहा है कि अफगानिस्तान की महिलाओं की स्थिति जो है बहुत ही ज़्यादा खराब है। और दिल्ली ने हाल ही में, मतलब इंडिया ने बहुत ही इम्पोर्टेंट जो रिलीफ मटेरियल है वो भी जो है प्रोवाइड किया है अफगानिस्तान को। और देखो अफगानिस्तान, अगर आप इंडिया के प्रोस्पेक्टिव से देखोगे तो अफगानिस्तान एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर हमको पाकिस्तान को काउंटर करना है तो अफगानिस्तान की जो है हमको बहुत ज़्यादा यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए इंडिया जो है बहुत ही ज़्यादा अफगानिस्तान पे इन्वेस्टमेंट करता रहा है। तो आगे बढ़ते हैं। दूसरा आर्टिकल है यहाँ पे न्यू एनर्जी डिसऑर्डर। अब इसमें यहाँ पे ये बताया गया कि यूक्रेन ने जिस तरीके से, मतलब यूक्रेन वॉर जिस तरीके से चल रहा है, उसने पूरे जो ओल्ड ऑर्डर है उसको जो है यहाँ पे डिसरप्ट कर दिया, मतलब उसको जो है पूरी तरीके से यहाँ पे डिसमेंटल कर दिया है। और आज के समय भारत की स्थिति ये है कि हमारी जो पुरानी पॉलिसी है उसको जो है हम अपना के आगे नहीं बढ़ सकते। अगर ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले समय में भारत की स्थिति जो है बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगी और फ्यूल का क्राइसिस जो है हमको और ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यूक्रेन क्राइसिस जो है कंटिन्यूअसली जो ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस है उसको जो है यहाँ पे ऑल्टर कर रहा है। मतलब ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस जो है दुनिया भर में हमको बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और इससे क्या हो रहा है, जो इंडिया के रिलेशंस है उसको भी जो है काफी हैम्पर हो रहा है। अब इंडिया देखो यहाँ पे पहले क्या करता था, सऊदी से यहाँ पे परचेस करता था, उसके बाद अब जो है यहाँ पे हमने रशिया पे जो है शिफ्ट हो गए, ठीक है? तो इससे क्या होता है, इंडिया और जो सऊदी के रिलेशन है उस पर भी यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो मेनली यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि इंडिया को एक नया सिस्टम जो है यहाँ पे अपनाना चाहिए एनर्जी पॉलिसी को लेके। अगर आप 6 महीने पहले देखोगे जब यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ था, उस समय फॉसिल फ्यूल का जो बेसिकली इंडस्ट्रीज हैं वो जो है काफ़ी हद तक उनका जो ट्रेड है वो यहाँ पे हमको डिक्लाइन होता हुआ नज़र आ रहा था। वहीं अगर आप ऑयल, गैस और कोल में देखोगे तो भी जो है ये चीज़ें धीरे-धीरे जो है डिक्लाइन यहाँ पे होने लगी थी। वहीं अगर हम बात करें कि और वहीं अगर आप पेट्रोलियम मार्केट को देखोगे तो ये काफ़ी टाइट चल रहा है। प्राइसेज़ जो है कंटिन्यूअसली आपको बढ़ते हुए नज़र आएँगे रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से। ऑयल प्राइसेज़ जो है आज समय 120 जो डॉलर है प्रति बैरल आपको देखने को मिलेगा। वहीं गैस के प्राइसेज़ इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि ये 500% ज़्यादा जो है एक ही साल में यहाँ पे बढ़ गए। और यूरोप में ये जो है कंटिन्यूअसली यहाँ पे बढ़ते जा रहे हैं। अब देखो इन सबको देखते हुए जब यूरोप में यहाँ पे प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो भारत की पॉलिसी को भी जो है यहाँ पे चेंज करने की ज़रूरत है। क्योंकि इससे होगा क्या कि अभी तो ये महंगाई यूरोप में है, यूरोप में बहुत ज़्यादा महंगा है। भले ही भारत में जो है महंगाई यहाँ पे कम है, लेकिन आने वाले समय में ये इंडिया पे भी जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इम्पैक्ट कर सकती है। तो इसी चीज़ को जो है यहाँ पे बताया गया है। तो इसलिए यहाँ पे एक रेगुलेटरी की जो है ज़रूरत है। जो पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन होता है, इसके अलावा जो डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर है, उन सबको जो है एक प्रॉपर चेंज की जो है यहाँ पे ज़रूरत है। और कई सारे देश में अगर आप देखोगे तो ये जो है यहाँ पे पेट्रोलियम जो एक्सप्लोरेशन, जो पेट्रोलियम यहाँ से निकाला जाता है, जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उन सब पॉलिसीज़ को जो है यहाँ पे चेंज कर रहे हैं। इसके अलावा जो थर्मल पावर जनरेशन है उसमें भी जो है आपको लिमिट्स जो है आपको देखने को मिलेगी।
और कई सारी जो कोल माइन्स यहाँ पे बंद थी उनको जो है वापस यहाँ पे क्या किया जा रहा है, ओपन जो है किया जा रहा है। वहीं अगर आप शेयर प्राइस देखोगे ऑयल के, तो वो जो है आपको यहाँ पे बढ़ते हुए नजर आएंगे। अब इंडिया देखो इस जगह पे यहाँ पे खड़ा हुआ है कि एक ज़माने में इंडिया जो है एक मेजर परचेज़र रहा है रशियन क्रूड ऑयल का। लास्ट मंथ अगर आप देखोगे तो हमने जो है काफ़ी ज़्यादा परचेज़ किया है रशिया से। वहीं अगर आप प्रेज़ेंटली देखोगे तो रशिया से अब जो है हम ज़्यादा जो है प्रोड्यूस यहाँ पे करने वहीं वहीं अगर आप प्रेज़ेंटली देखोगे तो रशिया वहीं अगर आप प्रेज़ेंटली देखोगे तो एक समय हम सऊदी, इराक से जो है काफ़ी ज़्यादा ऑयल जो है परचेज़ करते थे। लेकिन अब रशिया जो है लार्जेस्ट प्रोवाइडर हो गया है क्रूड ऑयल का। अब ये रीज़न यहाँ पे इसलिए है कि रशिया जो है हमको काफ़ी डिस्काउंटेड प्राइस में जो है ऑयल यहाँ पे दे रहा है। लेकिन ऐसा कब तक चलता रहेगा? मान लो रशिया ने यहाँ पे मना कर दिया कि हम डिस्काउंटेड प्राइसेज़ से आपको जो है नहीं देंगे, तो इससे क्या होगा? हमको जो है वापस सऊदी, इराक पे शिफ्ट करना होगा और तब पेट्रोल के जो ऑयल के जो प्राइसेज़ है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएँगे। तो जो डिसीजन यहाँ पे लिया जा रहा है, बेसिकली जो गुड इकोनॉमिक्स और एनर्जी सिक्योरिटी को देखते हुए यहाँ पे लेना चाहिए। और जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो ऑलरेडी आपको पता है कि वो जो है रशिया को यहाँ पे क्रिटिसाइज भी कर रहा है और दूसरी तरफ रशिया से जो है यहाँ पे चीज़ें भी परचेज कर रहा है। देखो हो क्या रहा है कि ये रशिया को जो है यहाँ पे ओपनली कुछ कर भी नहीं सकते। उसका रीज़न यहाँ पे ये है कि जर्मनी जो है आज भी करीब 35% जो गैस है वो रशिया से परचेज करता है। इसके अलावा यूएस, यूके, यूरोप जो है ये पार्टनर भी रहे हैं। ठीक है, ये बेसिकली रशिया के जो है पार्टनर भी हैं और ये खुद में जो है अपने आप इनकी जो पार्टनरशिप है, स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक जो सिग्निफिकेंस है वो आपको जो है इनका देखने को मिलेगा। और आपको पता ही होगा कि रशिया यही मानता है कि यूएस जो है एक सबसे बड़ा थ्रेट है। रशिया और चाइना दोनों मिलकर जो है यही मानते हैं कि हमको किसी भी तरीके से अमेरिका को जो है यहाँ पे क्या करना है, अमेरिका को जो है यहाँ पे सरपास करना है। और जब रशिया ने यूक्रेन पे वॉर डिक्लेयर कर दिया था, तब कई सारे लोगों ने यहाँ पे क्रिटिसाइज किया, कई सारे देशों ने यहाँ पे क्रिटिसाइज किया। लेकिन वहीं अगर आप चाइना के राष्ट्रपति जिनपिंग को देखोगे तो जिनपिंग ने जब लोगों को यहाँ पे सरप्राइज कर दिया, इन्होंने रशिया को यहाँ पे कुछ नहीं कहा। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जस्ट परचेज जो है अपना डबल कर दिया। रशिया से जो ऑयल या गैस ये परचेज करते हैं उसको जो है जस्ट यहाँ पे इन्होंने डबल कर दिया। और आप देखोगे तो आज के समय रशिया जो है लार्जेस्ट सप्लायर आपको पेट्रोलियम का देखने को मिलेगा चाइना में। तो बेसिकली चाइना जो है काफ़ी हद तक रशिया पे जो है डिपेंडेंट है। वहीं अगर आप देखोगे तो एक तरफ रशिया को जो है कई सारे देश यहाँ पे क्रिटिसाइज कर रहे हैं, यूएस ने भी जो है यहाँ पे क्रिटिसाइज किया। लेकिन अब यूएस भी जो है यहाँ पे काफ़ी हद तक सऊदी अरेबिया पे डिपेंड होगा। देखो वो क्या रहा है कि यूक्रेन क्राइसिस की वजह से प्रेसिडेंट जो थे बेसिकली जो बाइडन, उन्होंने जो है एकदम से यहाँ पे यू टर्न माना। अब उन्होंने यहाँ पे क्या किया कि उन्होंने सऊदी अरेबिया को यहाँ पे विजिट किया। इसके अलावा जो और भी यूरोपियन लीडर्स हैं वो जो है आज समय गल्फ पाथ को जो है यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं। देखो उनका यहाँ पे होप ये है कि यूएई जो है और सऊदी अरेबिया जो है ये प्रोडक्शन को जो है बढ़ाएंगे और जो प्राइसेस है उसको यहाँ पे कम करेंगे, तो उससे हम जो है इनको यहाँ पे परचेज कर सकते हैं। मतलब जो रशिया की वजह से हमको जो है गैस की सप्लाई नहीं मिल रही, ऑयल की सप्लाई यहाँ पे नहीं मिल रही है, तो उससे हम क्या करेंगे, उससे वो जो अमाउंट जो ऑयल और गैस का है वो हम कहाँ से परचेज कर लेंगे, वो हम जो है यूएई और सऊदी अरेबिया से यहाँ पे परचेज करेंगे। और देखो यहाँ पे इसी चीज़ को कहा जा रहा है कि इंडिया को भी गल्फ प्रोड्यूसर से भी जो है यहाँ पे सप्लाई अपनी बना के रखना चाहिए एक सिक्योरिटी के तौर पे। मान लो कभी जो है रशिया ने हमको यहाँ पे धोखा दे दिया, रशिया ने यहाँ पे ये कह दिया कि हम जो है अब आपको और सप्लाई नहीं दे पाएंगे या डिस्काउंटेड प्राइस में यहाँ पे नहीं दे पाएंगे, तो हमको जो है क्या करना होगा, हमको जो है दूसरे भी अपने जो एक्सपोर्टर्स हैं या इम्पोर्टर्स हैं उन पे जो है हमको यहाँ पे बात करनी चाहिए, मतलब उनसे जो है बात करके हमको रखनी चाहिए। इसके अलावा एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि हमको एक मैकेनिज्म जो है यहाँ पे डेवलप करना चाहिए। जो नीति आयोग के न्यू वाइस चेयरमैन है ये वर्ल्ड क्लास इकोनॉमिस्ट हैं और एक एनर्जी एक्सपर्ट भी हैं। और ये चीफ इकोनॉमिस्ट अगर आप देखोगे तो ये जो एजेंसी है ये इंटेलेक्चुअल जो है एक पूरा डाटाबेस जो है यहाँ पे डिज़ाइन करती है। एक जो है डेवलपिंग जो इंस्टीट्यूशन है ये उस तरीके का जो इंस्टीट्यूशन है ये जो है डेवलप करती है। और यहाँ पे ये कह रहे हैं कि भैया हमको जो है एक प्रॉपर अप्रोच की जो है ज़रूरत है, एक रोड मैप जो है यहाँ पे तैयार करना चाहिए, एक मैकेनिज्म जो है यहाँ पे तैयार करना चाहिए, एक नया सिस्टम जो है यहाँ पे डेवलप करना चाहिए जिससे हम जो है नई एनर्जी पॉलिसी को जो है अपना पाएँ। तो भारत को एक नई एनर्जी पॉलिसी की जो है यहाँ पे ज़रूरत है, तो इसी चीज़ को जो है यहाँ पे कहा जा रहा है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नॉट बाय सेस। अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है कि वीट के शिपमेंट पे बैन लगा दिया, जो 15% की ड्यूटी है गोल्ड इंपोर्ट्स पे यहाँ पे लगा दी। इसके अलावा जो फ्यूल एक्सपोर्ट्स है वहाँ पे आपको सेस देखने को मिलेगा। तो मेनली ये जब जो डिसीजन ले रही है सरकार, इससे शॉर्ट टर्म जो है हमको बेनिफिट होगा। अब देखो अप्रैल 6 को क्या हुआ कि जो पेट्रोल के प्राइसेस हैं, डीजल के प्राइसेस है वो यहाँ पे जो है एकदम से शूट अप हो गए। ठीक है,
इसके बाद 22 मई को अगर आप देखोगे तो एक्साइज ड्यूटी जो है सेंटर ने यहाँ पे कम कर दी। तो इसके बाद 3 महीनों तक जो क्रूड बैरल प्राइसेस है वो यहाँ पे बढ़ता ही जा रहा है, मतलब 15 बैरल पर डॉलर जो है आपको देखने को मिलेगा, मतलब ये बढ़ रहा है। और इससे हो क्या रहा है कि जो इंडिया की जो रुपी है वो यहाँ पे जो है डैमेज होती जा रही है, मतलब इंडिया की जो रुपी है वो वीक होती जा रही है। पहले ये 75.9 थी, अब जो है ये 78.9 हो गई, मतलब $1 के सामने पहले ही 75 रुपए थे, अब जो है ये $1 के सामने 78 रुपए जो है होते जा रहे हैं इसे। और देखो जिस तरीके से भारत सरकार ने यहाँ पे जो टैक्स है उसको यहाँ पे कट कर दिया, तो पेट्रोल के जो प्राइस है वो यहाँ पे कम हो गए। तो जो मेजर डिस्ट्रीब्यूटर है इंडिया के, मतलब जो इंडिया में भी ऑयल को यहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं, उन्होंने यहाँ पे ये कह दिया कि हम जो है डिस्काउंटेड रेट पे ऑयल जो है यहाँ पे नहीं दे पाएंगे। तो उस वजह से अगर आप देखोगे तो कई सारे स्टेट्स में आपको जो है पेट्रोल की यहाँ पे शॉर्टेज देखने को मिलेगी। कई सारे जो जगह हैं वहाँ पे पेट्रोल और डीजल जो है हमको देखने को नहीं मिल रहा है। अब देखो हो क्या रहा है कि इंडिया जो है यहाँ पे जो पेट्रोल के प्राइसेस है वो कम इसलिए कर रहा है क्योंकि उनको जो है डिस्काउंटेड रेट पे रशिया से जो ऑयल मिल रहा है, तो इस वजह से जो है इंडिया यहाँ पे दे पा रहा है। लेकिन बाकी देशों में अगर आप देखोगे तो उनके पास काफ़ी ह्यूज क्राइसिस आपको देखने को मिलेगा। तो बेसिकली इसी चीज़ को यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो स्टेप भारत सरकार यहाँ पे ले रही है कि 15% जो है यहाँ पे बेसिकली जो इम्पोर्ट गोल्ड इम्पोर्ट्स को जो है यहाँ पे बढ़ा दे रहा है, मतलब 15% जो ड्यूटी है वो यहाँ पे बढ़ाई जा रही है। वीट शिपमेंट पे जो है हम यहाँ पे बैन लगा रहे हैं। तो इससे होगा क्या, इससे जो सप्लाई है उसको यहाँ पे हैम्पर होगा। अब देखो होता क्या है कि इंडिया जो है दुनिया भर में वीट सप्लाई करता है। अब जिन जगहों पे वीट सप्लाई नहीं होएगा तो वहाँ पे क्या होगा, जो सप्लाई है वो यहाँ पे कम हो जाएगी। अब सप्लाई कम होगी तो डिमांड यहाँ पे बढ़ेगी, जब डिमांड यहाँ पे बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली जो प्राइसेस है वो दुनिया भर में जो है यहाँ पे बढ़ते हुए हमको नजर आएंगे। तो इसी चीज़ को जो है यहाँ पे बताया गया है। तो बेसिकली जिस तरीके की सरकार जो है यहाँ पे डिसीजन ले रही है कि बैन जो है वीट शिपमेंट को यहाँ पे बैन कर दे रही है, राइस को यहाँ पे बैन कर रही है, तो इससे जो है दुनिया भर में एक ह्यूज इम्पैक्ट जो है हमको देखने को मिलने वाला है। तो ये था 4 जुलाई 2022 इंडियन एक्सप्रेस में जो आर्टिकल पब्लिश हुए थे वो सब जो है मैंने आपको बता दिया। दैट लास्ट आई होप कि आपको जो है इस वीडियो में काफी कुछ जानने को मिला होगा। आप अपने ओपिनियन लिखिएगा जरूर। इसी के साथ ये था इस वीडियो का, सुनने के लिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्लांट जो है ये फुली ऑपरेशनल हो गया है। ये आप देख सकते हो जिस तरीके का ये दिखता है, ये आपको रामागुंडम में देखने को मिलेगा। ये 500 एकड़ में फैला हुआ और इसकी कैपेसिटी जो है 100 मेगावाट आपको देखने को मिलेगी। तो एनटीपीसी ने जो है इसको डेवलप किया हुआ है। इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्लांट जो है अब ये फुली ऑपरेशनल हो चुका है रामागुंडम तेलंगाना में। ये 100 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर पावर है। और मध्य प्रदेश में भी आपको जो है एक सोलर फ्लोटिंग प्लांट जो है देखने को मिलेगा। और बेसिकली इसको कमीशन किसने किया है, तो नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन एनटीपीसी जिसको कहा जाता है, 1 जुलाई को जो है इसको क्या कर दिया है, कमीशन कर दिया गया। और इसकी टोटल जो फ्लोटिंग सोलर कैपेसिटी है ये कमर्शियल जो है ऑपरेशन हो चुकी है सदर्न रीजन में, और 217 मेगावाट तक जो है ये यहाँ पे अभी जनरेट कर रहा है। एनटीपीसी के हिसाब से एनटीपीसी ने यहाँ पे टारगेट सेट करके रखा हुआ है कि 60 गीगावाट जो है कैपेसिटी होनी चाहिए रिन्यूएबल एनर्जी की, और करीब 45% जो है ओवरऑल कैपेसिटी होनी चाहिए जनरेशन में 2032 तक। तो रामागुंडम जो प्लांट है ये करीब 500 एकड़ में फैला हुआ है और इसको बनाने में करीब 423 करोड़ की जो है लागत आई है। और इसमें अगर आप देखोगे तो ये भारत हैवी इलेक्ट्रिकल जो लिमिटेड है उसको यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था ना। अब इसका मतलब क्या है, देखो सोलर प्लांट जो है ये बेसिकली ग्राउंड माउंटेड होते हैं, ठीक है। इनको जो है हम यहाँ पे सरफेस और वाटर बॉडीज पे भी जो है यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं, और ये फ्लोटिंग फार्म्स में भी जो है यहाँ पे हम जो है इनको जो है इंस्टॉल यहाँ पे कर सकते हैं। हालांकि ये जो है थोड़ी एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन इनके एडवांटेजेस भी जो है वो काफ़ी अच्छे देखने को मिलेंगे। अब हो क्या रहा है कि सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इनको जो है लैंड की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। हम जो है इनको फोटोवोल्टिक जो पैनल्स होते हैं उनको यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। ये काफ़ी एफिशिएंट होते हैं, ठीक है। ये वाटर पे भी जो है एफिशिएंट होते हैं, और इसके साथ साथ जो है अगर हम इनको ऊपर भी यहाँ पे इंस्टॉल कर देते हैं तो उससे होता क्या है कि उससे जो है काफ़ी हद तक जो टेम्परेचर है वो भी यहाँ पे मेंटेन रहता है। इसके साथ साथ ये जो वाटर एवेपोरेशन है उसको भी जो है यहाँ पे जो है रोक सकते हैं। तो मेनली जो है पानी में अगर हम इसको इंस्टॉल करते हैं तो इससे काफ़ी सारे फायदे जो है हमको देखने को मिलते हैं। और इसके अलावा ये एनवायरमेंट फ्रेंडली भी हैं। सोलर पैनल जो फ्लोटिंग होते हैं वाटर सरफेस पे ये जो है एवेपोरेशन रेट को जो है यहाँ पे रिड्यूस कर देते हैं। इसके अलावा ये जो है वाटर कंजर्वेशन में भी जो हेल्प करते हैं। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये होती है कि इनको बहुत ही कम जगह की ज़रूरत पड़ती है, मिनिमम लैंड रिक्वायरमेंट होती है, और प्रॉपरली आप जो है सोलर पैनल्स को इंस्टॉल्ड कर सकते हो, ठीक है। और देखो जिस जगह पे ये इंस्टॉल्ड किया गया है ना ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप पुराना डेटा उठा के देखोगे तो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे ये बताया जाता है रामागुंडम में 32.5 लाख क्यूबिक मीटर्स पर ईयर जो वाटर एवेपोरेशन होता है उसको जो है हम यहाँ पे रोक सकते हैं। इसके अलावा जो वाटर बॉडीज़ हैं
उसको भी जो है यहाँ पे मतलब वाटर बॉडीज़ का जो एम्बिएंट टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने में जो है जो सोलर पैनल्स है वो यहाँ पे मदद करेंगे। इसके अलावा जो एफिशिएंसी और जनरेशन है वो भी जो है यहाँ पे क्या होगा, वो भी जो है यहाँ पे बढ़ेगी। वहीं अगर हम कोल कंज़म्पशंस की बात करें तो हम करीब 1,65,000 टन का जो कोल है, जो हम कोल कंज़्यूम करते हैं बिजली बनाने में, उसको हम जो है अवॉइड कर सकते हैं। दूसरा, कार्बन डाइऑक्साइड जो एमिशन होता है वो करीब 2,10,000 टन हर साल होता है। इसको भी जो है हम यहाँ पे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो देखो कितने सारे फ़ायदे होते हैं सोलर पैनल को इंस्टॉल करने के।